बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज जो थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी को हम सबसे पहले समझते हैं कुछ डेफिनेशंस। इधर बोर्ड पे आप लोग देखें सामने लिखी हुई हैं। बारी बारी इन सब डेफिनेशंस को भी समझेंगे हम, और फिर देखते हैं यहाँ पे जितना मैंने एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी चीज़ें बोर्ड पे सारा काम लिख के रखा हुआ है, ये हम पूरा इस वीडियो में पूरा समझते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्रोपी क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता है। ये नहीं है कि हम किसी एक डेफिनेशन पे ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टीचर्स ऐसे बोल रहे होते हैं कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम नहीं होती। अभी बारी बारी में सारी डेफिनेशंस आपको बताता हूँ। हर एक डेफिनेशन के मुताबिक एंट्रोपी का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, जिसको आमतौर पे सिंपल वर्ड्स में हम एंट्रोपी को अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे कर रहे होते हैं, हम सिंपल ऐसे बोलते हैं कि एंट्रोपी एक सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है। मतलब ये कि जो एक ऑर्डर होता है ना, कोई भी चीज होती है एक ऑर्डर में पड़ी हुई होती है, आप उसका ऑर्डर खराब करें ना, आप ये बोलेंगे वो सिस्टम एंट्रोपी में चला गया। उसकी तरतीब खराब करें किसी भी सिस्टम की, हम जब तरतीब खराब करेंगे उसकी डिसऑर्डरनेस बनाएंगे तो वो कहलाएगा एंट्रोपी। सिंपल हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखें हमारे पास उसी वक्त ही किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है जब आप उसको एनर्जी देते हो। एनर्जी दोगे तो डिसऑर्डरनेस होगी। देखिए अगर सपोज डिसऑर्डरनेस का मैं मतलब क्या आपको समझा रहा हूं। डिसऑर्डरनेस ये होती है अगर कोई चीज ऑर्डर में पड़ी हुई है ना, तरतीब में कुछ बॉल्स पड़ी हुई है, यहाँ पे हमने रखनी रोज में एक रो बनाई, कुछ मेरे पास बॉल्स हैं, ठीक है, एक रो बनाता हूँ, पीछे एक और दूसरी रो बनाता हूँ, इसी तरह से पीछे एक तो तीसरी रो बनाता हूँ। बॉल्स मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है और ये बॉल है। हम बोल देते हैं इनका कोई कलर है, जैसे मैं बोल देता हूँ ये सारी की सारी रेड कलर की है, ठीक है। एक रो मैंने रेड कलर की बॉल्स की बनाई, इसी के पीछे पीछे ऑर्डर में एक और दूसरी बॉल्स बना लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास देखें एक और बॉल्स की रो है और इनका ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। जिस तरह ऊपर तरतीब के साथ हमने रेड कलर की बॉल्स रखी हैं, बिल्कुल पीछे जो दूसरी रो बनाई है बॉल्स की, हम बोल देते हैं जिस बॉल्स हमारे पास ब्लू कलर की है, ठीक हो गया। और इसी तरह से या फिर एक तीसरी रो में बनाऊं ग्रीन कलर की एक और बॉल की बना देते हैं। तो कोई भी जब इन बॉल्स को देखेगा वो बोलेगा ये ऑर्डर में पड़ी हुई है, एक कलर की एक ही लाइन में है, उससे पीछे वाली कलर की दूसरी लाइन में पड़ी हुई है। ऑर्डर बना हुआ है ना सारे के साथ, लेकिन इनको मैं शफल कर लूं, मिक्स कर लूं। एक बॉक्स के अंदर मैंने पहले तरतीब के साथ रखी हुई थी कलर्स वाली लाइंस में बना बना के सारी, इन सबको आपस में मिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इधर रेड के साथ यहाँ पे आगे ग्रीन होगी, इसके साथ आगे ब्लू होगी, और ये आपस में एक लाइन में नहीं होंगे, क्या पता सर्कल बन जाए इनका, ऑर्डर खराब हो जाएगा ना। एक ऑर्डर को जब हम खराब कर देते हैं ना, वो ऑर्डर में नहीं रहती वो चीज, वो फिर हो जाती है डिसऑर्डरनेस हो जाती है उसकी। तो हम बोलेंगे ये सिस्टम हमारा एंट्रोपी में चला गया है, ये इसकी एंट्रोपी होगी। सिंपल हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को आप खराब करें, उसके ऑर्डर को डिसऑर्डर कर लें तो ये क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी। और ये बात भी याद रखें कि वैसे ही तो नहीं खराब हो जाएगा ना, कोई भी चीज अगर ऑर्डर में पड़ी हुई है वैसे ही डिसऑर्डरनेस हो जाएगी इसकी, वैसे तो नहीं होगी ना। क्या होगा, आप कुछ ना कुछ वर्क डन करोगे, उस पर वर्क डन करेंगे ना, इसको बॉल्स को मैं खुद मिक्स करूंगा तो इनकी ऑर्डरनेस खराब हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस में चली जाएगी। ये जो मैं वर्क डन करूंगा, इसी वर्क डन को ही तो हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब ये होगा मैं एनर्जी दे रहा हूं यहाँ पे कुछ सिस्टम को। जैसे हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं ना, याद रखें वो सिस्टम डिसऑर्डरनेस में चला जाता है एक तरह से। अपना ऑर्डर जो उसका पहले से होता है ना, उस ऑर्डर में वो नहीं रहता, उसकी तरतीब खराब हो जाती है। किसी भी सिस्टम को जब आप एनर्जी देंगे वो हमेशा अपने ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस में चला जाएगा, और ये हमारे पास कहलाती है एंट्रोपी। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, हम बोले जी अगर हमारे पास एक वाटर है, वाटर की हमारे पास स्टेट्स होती है ना, हम बोलते हैं जी अगर एक वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर दूसरा हम ऐसे बोल देते हैं एक वाटर है वो अगर सॉलिड फॉर्म है तो क्या होगी, आइस बनी हुई होगी। ऐसा ही होता है, आइस के कुछ पीसेस हों, एक ग्लास के अंदर अगर मैं बोलूं कुछ आइस के पीसेस हैं, अगर हम यहाँ पे एक ग्लास बना लेते हैं, ठीक है, ये देखें ये भी एक आइस का पीस है, ये भी एक आइस का पीस है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े।
अगर हमने इस तरह से फ्रिज में से निकाले और ग्लास के अंदर डाल दिए सारे सारे छोटे छोटे पीसेस आइस के, तो जैसे हम इसे ग्लास के अंदर डाल देते हैं और इसकी हम तरतीब देखें तो हमें बिल्कुल ये ऑर्डर में पड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आप देखें ये सारे पीस जितने भी आइस के पड़े हुए हैं एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं सब। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि इन्हें डिसऑर्डरनेस में ले जाऊं, इनकी तरतीब खराब करूं, तो ये सिस्टम किधर चला जाएगा, एंट्रोपी में चला जाएगा। इसी चीज को हम एंट्रोपी बोल रहे होते हैं ना। कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम ऑर्डर में पड़ा हुआ है, आप उसको डिसऑर्डर में लेके जाओगे वो एंट्रोपी हो जाएगी। अगर मैं इसको एंट्रोपी में लेके जाऊं, डिसऑर्डरनेस इसकी करूं, तो क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कोई भी सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस में उसी वक्त ही जाएगा जब वर्क डन करेंगे, मतलब उसको एनर्जी देंगे। हम एनर्जी देंगे तो उसकी तरतीब खराब होगी ना, कुछ वर्क डन होगा। तो बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, आप या तो इसे रूम टेम्परेचर पे ले आए या फिर आप इसको हीट दें। आप जैसे ही हीट देना शुरू होगे आप देखोगे इनकी तरतीब खराब होना शुरू हो जाएगी। जितने भी पीसेस होंगे ना इसके, ये क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, आइस से वाटर बनना शुरू हो जाएगा। और हमें इस चीज का पता है ना, जब हमारे पास आइस होती है सॉलिड फॉर्म में, आइस होती है सॉलिड फॉर्म में, तो जब सॉलिड फॉर्म में कोई चीज होती है उसके जो एटम्स होते हैं ना, तो वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ठीक है, करीब करीब होते हैं। और हमें पता है सॉलिड्स के अंदर एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं, एटम्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड में जाते हो ना तो उनका ऑर्डर खराब हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और गैसेस में जाए तो सबसे ज्यादा आपको डिसऑर्डरनेस मिलेगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। क्यों, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं और वो बेतरतीबी तरीके से मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड के अंदर तो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसलिए सॉलिड्स के अंदर हर एक चीज की डेफिनेट शेप होती है। वजह यही होती है कि वो ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हुए होते हैं, जो एटम्स होते हैं सॉलिड के। आप इसको डिसऑर्डरनेस में लेके जाओगे, आप इसे हीट दोगे, इसे मेल्ट करोगे, तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में जैसे जैसे कन्वर्ट होता जाएगा ना, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डरनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, दूर दूर होंगे ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे, उन एटम्स के दरमियान जो ऑर्डरनेस थी वो खराब होती जाएगी, डिसऑर्डरनेस में एक चीज जाती जाएगी, हम बोलेंगे हमारे पास एंट्रोपी होती जा रही है। यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने बोला आइस के अगर पीसेस हैं हमारे पास सॉलिड में, या सॉलिड में हमेशा याद रखें उस वक्त तक जब तक कोई चीज सॉलिड में होती है तो कम से कम एंट्रोपी होती है ना उसकी, क्योंकि वो तकरीबन तरतीब में पड़ी हुई होती है, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है और उसका ऑर्डर वेल ऑर्डर होता है। अगर हम यहाँ पे इसको हीट दें तो क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते ये लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे, ये पूरे का पूरा, ये जितने भी पीसेस थे आइस के, ये सारे के सारे मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा ना। एक वक्त आएगा आप देखेंगे ये पूरे का पूरा क्या बन गया, पानी, ये हमारे पास सारा वाटर हो जाएगा। तो अब ये जो वाटर है ये भी तो वही था जो ये है, ये भी तो पानी था, ये भी पानी है, लेकिन पहले वो तरतीब में था, अब तरतीब में नहीं है, अब ये उसकी डिसऑर्डरनेस हो चुकी है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में वो कैसे आई, हीट मिलने की वजह से, हीट मिली, एक चीज की ऑर्डरनेस खराब हुई और डिसऑर्डरनेस में चली गई, हम बोलेंगे ये कंडीशन सिस्टम की एंट्रोपी होती है। समझ रहे हो ना, पहली जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, ये एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है। किसी भी सिस्टम को आप ऑर्डर से खराब करें, हटाएं और डिसऑर्डरनेस लेके आए, हम बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, एंट्रोपी, एंट्रोपी। अच्छा, आगे जरा सी बात सुननी है, एक और डेफिनेशन, एक और तरीके से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बोलेंगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जो कि काम करने के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो एनर्जी असल में एंट्रोपी होती है। ये एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है एंट्रोपी की। समझिए बात क्या बोल रहा हूं मैं, एक पूरा सिस्टम हो हमारे पास और उस सिस्टम में हम वर्क डन देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पता है वर्क डन होता है ना जब हम किसी भी सिस्टम को हीट दें। अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, उसमें यही तो बात हम बोल रहे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही था, आप हीट दें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है सिस्टम की, साथ उस हीट से क्या हो रहा होता है, वर्क डन हो रहा होता है ना सिस्टम के ऊपर, तो एनर्जी से क्या होता है, वर्क डन होता है। तो याद रखें, अगर हमारे पास कोई एनर्जी वर्क डन कर रही है ना, तो वो तो यूजफुल एनर्जी है। लेकिन अगर एनर्जी हो भी और वर्क डन ना भी करे,
फिर तो वो हमारे किसी काम की नहीं है एनर्जी। हम बोलेंगे वो एनर्जी जो कि वर्क डन के काबिल नहीं है, एनर्जी है भी लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा उससे, तो वो एनर्जी हमारे पास एंट्रोपिक रहेगी। कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे सुनिए बात। सपोज हम ऐसे बोल देते हैं जैसे हमारे पास हीट इंजन होता है ना, आपने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे क्लासेस के अंदर, ठीक है, अभी आपके चैप्टर में इस तरह से होता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं ना। अगर हम ऐसे बोले, सामने देखें, एक हमारे पास हॉट बॉडी है जहां से हमने हीट देनी है। अगर हमारे पास एक हीट का ये सोर्स हो, यहाँ पे सिंक हो जहां से, और फिर क्या होता है, यहां से सपोज हीट निकल रही है। हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी आ रही है, और आगे हमने इसके साथ यहाँ पे लगाया हुआ होता है जो हम जिस पर्पस के लिए हीट हमें चाहिए होती है। सपोज यहाँ पे इंजन है और इस इंजन को रन करने के लिए, चलाने के लिए हीट चाहिए। हीट जब आएगी तो अब जितनी हीट इस इंजन को जरूरत होगी उतनी तो ये यूज करेगा ना खुद को वर्क डन में लाने के लिए। बाकी जो हीट इस सोर्स से आ रही होगी वो किधर जाएगी, वो सारी की सारी आगे यहाँ पे डूब जाएगी, एक तरह से खत्म हो जाएगी, सिंक में चली जाएगी। जो इस हीट की पर्पस की नहीं होगी ना, एक्स्ट्रा हीट जो बच जाएगी, एक हीट वो आ रही है जो इसको यूज कर लेगा, वो कुछ हीट इस इंजन के लिए यूजफुल होगी ना वर्क डन करने के लिए, लेकिन सारी को तो ये यूज नहीं करेगा, उतनी यूज करेगा जितनी से चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो तो सिंक में आ जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब वो सारी की सारी हीट आके पहुंचेगी इस पॉइंट के ऊपर, अब वो हीट एक तरह से अनयूजफुल हो गई है। अब ये जो हीट नीचे इस पॉइंट पे हमारे पास पहुंची है आके, इस हीट या इस एनर्जी के बारे में हम ये बात बोलेंगे, ये असल में एंट्रोपी है, क्योंकि इस हीट को हम अब यूज नहीं कर सकते, जाया हो गई है एक तरह से। ये वाली एनर्जी अनअवेलेबिलिटी है, ये इस एनर्जी की अनअवेलेबिलिटी है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है अब हमारे पास एनर्जी के, इससे हम यूजफुल वर्क कर सकें। ऊपर से जो एनर्जी आ रही थी इंजन ने जो उसकी यूज की थी वो यूज कर ली है, बाकी सारी की सारी किधर चली गई है, सराउंडिंग में चली गई है। अब उस सराउंडिंग की एनर्जी को तो आप यूज नहीं कर सकते हो वापस, ये हमारे पास एंट्रोपी होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से और देता हूं, समझे मेरी बात। सपोज अगर हमारे पास एक लकड़ है, वुड, और हम ये चाहते हैं कि उससे हमें एनर्जी मिले। एनर्जी किस मकसद के लिए हम लेंगे, किस मकसद के लिए लेंगे, किसी भी वुड से एनर्जी हम क्यों लेंगे, उसे जलाएंगे, एनर्जी मिलेगी हमें, किस मकसद के लिए ले रहे होते हैं। एक तो सपोज खुद को आग लगा के अपने लिए एनर्जी चाहिए गर्म करने, ठीक है, या तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि हम कुकिंग कर रहे हैं। सपोज कोई भी हमने बर्तन रखना है उस लकड़ी के ऊपर और वो कुछ भी चीज पकेगी तो कैसे वो कुक होगी, आप उसको एनर्जी दोगे ना। अब क्या होता है कि जब तक एक हमारे पास वुड होगी, जब तक वो एनर्जी उसके पास होगी ना, तो वो तो हमारे पास यूजफुल एनर्जी होगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही हम उसको आग लगाएंगे, जलाएंगे, तो कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी कुकिंग के लिए, और साथ साथ क्या होगा, लकड़ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी वुड, और उससे एनर्जी मिलती जाएगी सराउंडिंग को भी साथ साथ, और साथ साथ क्या होगा, जो बर्तन के लिए, खाना पकाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो यूज होती रहेगी। लेकिन अब जितनी लकड़ से एनर्जी निकली या उस वुड से जितनी एनर्जी निकल रही है भाई, क्या वो सारी की सारी उस कुकिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है? ऐसे तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ जो खाने को पकने के लिए चाहिए वो यूज हो जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट जो कि सराउंडिंग में जा रही होती है, जैसे देखें ना, आप अगर आपके पास खड़े हो तो आपका काम क्या होता है, अगर कोई चीज पक रही है वो चीज तो एनर्जी ले रही होती है उससे, लेकिन साथ साथ सराउंडिंग का एनवायरनमेंट भी गर्म होना शुरू हो जाता है। आप अगर आपके पास खड़े हो, आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होना शुरू हो जाते हो। इसका मतलब वो सारी एनर्जी सिर्फ खाना पकाने के लिए यूज नहीं हो रही, सराउंडिंग में भी जा रही है। वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना, जो सराउंडिंग में जा रही होती है, अब उस एक्स्ट्रा हीट जो कि हम एक तरह से बोलते हैं वेस्ट हो गई है, क्या उससे कोई वर्क डन हो सकता है? उससे वर्क डन तो नहीं हो सकता ना।
अब मैं बोलूंगा जितनी हीट एक्स्ट्रा सराउंडिंग में गई है उसे जमा करके लाऊं और उससे वर्क डन करवाऊं, क्या मैं उसको कहीं से ला सकता हूं? वो तो गई, खत्म हो गई, वो अब यूजफुल वर्क डन के लिए नहीं रही। हम बोलेंगे वो एनर्जी अब अवेलेबल नहीं है वर्क डन के लिए। तो ये बात होती है कि उस वक्त हमारा जो सराउंडिंग होता है वो एंट्रोपी में चले जाता है, क्योंकि सराउंडिंग के पास ऐसी एनर्जी आ चुकी है जो किसी काम की अब नहीं रही। तो यहाँ पे वैसे डेफिनेशन सुनने में क्या बोलूं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अवेलेबल ना होना टू डू वर्क, काम के लिए, ऐसी एनर्जी जो वर्क डन ना करके दे सके हमें, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एंट्रोपी कहलाएगी। फिर तो दो तरह से हमने एंट्रोपी को अभी तक सीखा। एक तो फर्स्ट मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी सिस्टम जब डिसऑर्डरनेस में चला जाता है तो हम बोलते हैं सिस्टम एंट्रोपी में चला गया। फिर दूसरे नंबर पे हम ये बात बोल रहे होते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसी एनर्जी मौजूद है जो कि किसी वर्क डन के लिए अवेलेबल नहीं है तो है, एनर्जी मौजूद होगी, ये याद रखना, एनर्जी मौजूद होगी लेकिन आप उससे वर्क डन नहीं ले सकते हो, तो वो एनर्जी हमारे पास, हम बोलेंगे ऐसा सिस्टम हमारे पास किस फॉर्म में चला गया? एंट्रोपी की स्टेट में चला गया। समझ रहे हो ना? आगे हम फिर बोलते हैं ये स्प्रेड आउट ऑफ एनर्जी इन सिस्टम भी होती है। अब ये थर्ड डेफिनेशन है एंट्रोपी की, इसको भी जरा सी समझते हैं। एक और तरीके से हम एंट्रोपी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी स्प्रेड हुई है, फैली हुई है, अच्छा, तो उस वक्त आपके पास सिस्टम एंट्रोपी में होगा। इसको कैसे समझेंगे? सुने मेरी बात। अगर यहाँ पे मैं आपके पास बोल देता हूँ सपोज हमारे पास है, देखें एक पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक मैंने सिस्टम बनाया, जो काम भी होगा इस सिस्टम के अंदर होगा, समझ रहे हो? अब हम ऐसे करते हैं कि इस डेफिनेशन को जरा गौर से पढ़ना, स्प्रेड आउट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने एनर्जी को स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पे एक बॉडी लें जो कि हॉट बॉडी हो और यहाँ पे हम ऐसी बॉडी ले लेते हैं जो कि कोल्ड बॉडी है, और हम ये बात बोल देते हैं कि जो हीट होती है ना, पहले ये आप मुझे बात समझाएं कि हमेशा हमारे पास हीट कैसे फ्लो करती है? हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। याद रखें, जब तक दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा ना, हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर यहाँ पे एक बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हीट की ट्रांसफरिंग हो रही होती है। ये बात हमें समझ में है ना? आगे फिर हम ये बात बोलते हैं कि अगर इस तरह से हो कि जितनी हीट इस बॉडी के पास है, सपोज हम ऐसे बोल देते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर है इसमें 20 केल्विन, 20 केल्विन, और यहाँ पे भी हमारे पास जो दूसरी बॉडी है उसका भी टेम्परेचर है 20 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है। अब मुझे बताएं क्या हीट फ्लो होगी? नहीं हो सकती, हीट फ्लो नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त इस पूरे सिस्टम के अंदर हीट स्प्रेड आउट हुई है। ये पूरा सिस्टम आपके पास एंट्रोपी में है, एंट्रोपी में है। कैसे? फिर से सुन ले मेरी बात को। देखें, एंट्रोपी में कोई सिस्टम कब नहीं होगा? अगर जो हमारे पास सिस्टम में हीट हो ना, वो किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी जमा हुई हुई हो। देखें, अगर हम बोल देते हैं सपोज इस पॉइंट पे ये जो कोल्ड बॉडी है इधर, यहाँ पे हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर है। कितना? 0 केल्विन टेम्परेचर। अब आप मुझे बताएं इस पूरे सिस्टम में हीट स्प्रेड आउट हुई हुई है? नहीं, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे जमा हुई हुई है, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, सारी की सारी हीट सिर्फ एक पॉइंट पे, पूरे सिस्टम पे एक पॉइंट पे है। जब तक हीट किसी एक पॉइंट पे जमा हो ना, उससे क्या होगा? हीट फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट होना शुरू होती है। अब ये हीट स्प्रेड आउट होती जा रही है, हॉट बॉडी से निकलती जा रही है, कोल्ड बॉडी में जाती जा रही है, हॉट बॉडी से निकलती जा रही है, कोल्ड बॉडी में जाती जा रही है। ये उस वक्त तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस 0 हो जाए, दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से एक दूसरे के साथ, तो तब हम बोलेंगे कि अब जो हीट का फ्लो होगा वो रुक जाएगा ना। इसका ये मतलब होगा कि अब हीट स्प्रेड हो गई है दोनों बॉडीज के अंदर बराबर। यहां से हीट निकली, दूसरी बॉडी में गई, पूरे सिस्टम में वो फैल चुकी है। तो जैसे ही हम ये बात बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम ऐसा हो जाए जिसपे हीट मुकम्मल स्प्रेड हो जाए,
आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी हमारे पास सिस्टम जिसमें हीट की ट्रांसफरिंग रुक जाए, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाते हुए जो हीट की ट्रांसफरिंग होती है वो रुक जाए, तब भी हम बोलेंगे हमारा सिस्टम एंट्रोपी में चला गया। अगर डिफरेंस रहेगा ना टेम्परेचर का, जब तक अगर डिफरेंस रहा टेम्परेचर का, तब तक ये सिस्टम एंट्रोपी में नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक हीट किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगी, एक ही पॉइंट पे जमा हुई होगी। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए, हम बोल रहे हैं स्प्रेड आउट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। ये जो एनर्जी हॉट बॉडी के पास थी स्प्रेड आउट हो पूरे सिस्टम में चली जाए, ऐसे स्प्रेड आउट होकर पूरे सिस्टम में जाए कि बीच दोनों बॉडीज के दरमियान कोई टेम्परेचर का डिफरेंस बाकी ना रहे, तब हम बोलेंगे जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाता है, वहां पे हमारे पास सिस्टम हमारा उस स्प्रेड आउट ऑफ हीट पे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में चला जाएगा। एक और डेफिनेशन एंट्रोपी समझ लो ना, क्या बोला मैंने, फर्स्ट या तो ये सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है एंट्रोपी, सेकंड नंबर पे वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होती, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क, वो भी एंट्रोपी कहलाएगा। थर्ड नंबर पे हम बोलेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट स्प्रेड है, फैली हुई है, ठीक है, और ऐसे स्प्रेड आउट हो गई है कि टेम्परेचर का डिफरेंस बॉडीज के दरमियान नहीं रहा, तब भी आपके पास वो एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो हम बोलेंगे इस सूरत में भी हमारे पास ये सिस्टम किस स्टेट में चला गया, एंट्रोपी में। ये बात भी समझ में आ गई है। आगे हम फिर इस एंट्रोपी के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखे होते हैं इधर, और याद रखें इसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस से, और कभी भी हम जब भी एंट्रोपी की बात करते हैं ना, चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं, डायरेक्ट एस आप मुकम्मल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करोगे। जब भी एंट्रोपी को फाइंड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस हम लिखा करेंगे ऐसे, एंट्रोपी को डेल्टा एस लिखेंगे, और ये बराबर होती है डेल्टा क्यू ओवर टी। मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद रखनी है इसकी, ठीक है, कि हीट का सिस्टम में एंटर होना और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, या फिर किसी भी सिस्टम से हीट का निकलना और उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना, इस पर डिपेंड कर रही होती है एंट्रोपी। कैसे इस चीज को भी अभी हम समझ देखें आगे हैं। अब इधर आप लोग देखें, मैंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके आपको कुछ बात समझाने की कोशिश की है, इसको जरा सीखते हैं हम। आपको फिर यहाँ पे आखिर में आकर एक पॉइंट आखिर में आपको समझ आएगा कि ये इसका क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बड़ी जरूरी चीज है यहाँ पे। अब दो बॉडीज ले रहे हैं हम, एक बॉडी ए होगी, एक दूसरी बॉडी क्या आएगी, बॉडी बी हमने बोल दिया। सपोज ये वाली बॉडी है थोड़ी गर्म है, हॉट बॉडी होगी, दूसरी ये वाली कोल्ड बॉडी होगी, इसका टेम्परेचर मतलब कम होगा। इस वाली बॉडी के टेम्परेचर को T1 बोल देते हैं हम, और जो बी वाली बॉडी होगी इसके टेम्परेचर को क्या बोल दिया, T2। और हमें पता है ना T2 टेम्परेचर कम होगा इस वाले से, आप ऐसे बोल सकते हो T1 वाला टेम्परेचर क्या है, T2 वाले टेम्परेचर से ग्रेटर होगा, ये याद रखिए कंडीशन। और फिर जो हॉट बॉडी होगी आपको पता है उसमें से हीट निकलेगी, एरो देखिए मैंने बाएं तरफ बनाया, हीट निकलेगी, और जो कोल्ड वाली बॉडी होगी उसमें हीट एंटर होगी। ये क्यों क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है इस बॉडी के अंदर, यही होता है ना नेचर में। कैसे होता है प्रोसेस, नेचरली क्या हो रहा होता है, हमेशा हॉट बॉडी से हीट निकल रही होती है, जा रही होती है कोल्ड बॉडी के अंदर, समझ रहे हो ना सारी चीजें। अच्छा अब हम देखते हैं जी चेंज इन एंट्रोपी हमें कैसे मिलेगी। अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, इधर देखें फिर से, हमें चेंज इन एंट्रोपी उस वक्त मिलती है ना जब या तो सिस्टम में हीट एंटर हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या सिस्टम से हीट निकले, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, उस वक्त आपको एंट्रोपी में चेंज मिलेगा। स्टार्ट में मैंने आपको क्या बात बताई थी, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम आपको कब मिलेगी, जब आप एनर्जी दोगे सिस्टम को। एनर्जी मींस हीट, ठीक है, हीट दोगे तो टेम्परेचर भी साथ में इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ना, हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेंगे तो डिक्रीज होगा, तो वही एंट्रोपी होगी एक तरह से। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम मैंने बोला था ना, वर्क डन करोगे, वर्क डन मींस एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, हीट, समझ लो ना। अच्छा तो चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, दो बॉडीज हमने ले ली, देखते हैं जी एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। याद रखिए बात मेरी, हमेशा जब हीट एक सिस्टम से निकल रही होती है ना, उस वक्त हमारे पास चीजें ऑर्डरनेस में आना शुरू हो जाती हैं। कैसे, हम बोलते हैं हमारे पास ये वाटर है, फिर से देखिए यहाँ पे, अब इसमें से मैं हीट निकालूं क्या होगा,
सुनना है सब। हीट निकलेगी जब, आहिस्ते आहिस्ते फिर आइस पीस बनना शुरू हो जाएगा, होगा ना ऐसे। आप एक सिस्टम से हीट लोगे ना, इसका ये मतलब हो गया एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, उनकी तरतीब फिर से बनना शुरू हो जाएगी, ऑर्डर में आना शुरू हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? हीट लेने से एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डरनेस में आती जाएगी चीज, तो एंट्रोपी कम होती जा रही है। ये एंट्रोपी थी ना, ये तो नहीं डिसऑर्डरनेस तो रहती। इससे आप हीट लेंगे तो इसकी एंट्रोपी कम होती जाएगी। याद रखिए किसी भी सिस्टम से जब हम हीट निकाल रहे होते हैं ना, उसकी एंट्रोपी कम हो रही होती है, ठीक है। और फिर किसी भी सिस्टम को एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब ऐसे होगा कि ये जो हॉट बॉडी है, इससे तो हीट निकल रही है ना, हीट निकलेगी तो हमें पता है इस बॉडी की एंट्रोपी कम होगी, और ये वाली बॉडी जिसमें हीट इंटर हो रही है, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। आप एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें, ये डिसऑर्डरनेस से समझते जाएं कि यहाँ पे डिसऑर्डरनेस कम होती जाएगी तो एंट्रोपी कम होगी, यहाँ पे डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम हीट सिस्टम को देंगे। तो क्या जब भी ये एक और बात याद रखेंगे, किसी भी सिस्टम की जब एंट्रोपी के अंदर चेंज डिक्रीज में आ रहा हो ना, कोई सिस्टम एंट्रोपी उसकी कम होती हो और वो ऑर्डरनेस में जा रहा हो, तब हम बोलते हैं कि इसकी एंट्रोपी कम हो रही है ना, तो उसकी एंट्रोपी को फिर कोई भी चीज कम हो रही होती है तो उसको किस साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस से। अगर हम बॉडी ए को देखें, इस ए वाली बॉडी को जो कि हॉट बॉडी थी, इसके अंदर जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी वो डेल्टा क्यू ओवर टी तो आएगी जो उसका फार्मूला है, लेकिन साथ में साइन कौन सा लगेगा? माइनस। क्यों? इस सिस्टम से हीट निकल रही है, और किसी भी सिस्टम में से जब हीट निकलेगी वो वापस ऑर्डरनेस में आएगा तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। जिस चीज जब भी हमारे पास एंट्रोपी कम होती है तो हम बोलते हैं कि वो उसके साथ साइन कौन सा लगेगा? माइनस। किसी भी जो भी चीज डिक्रीज में जा रही होती है, याद रखें हमेशा उसके साथ कौन सा साइन लगता है? माइनस। और अगर बॉडी बी को देखें तो इसमें तो हीट इंटर हो रही है ना, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी का इंक्रीज होना पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिलेगी वो क्या मिलेगी? डेल्टा क्यू ओवर टी पॉजिटिव साइन के साथ। समझ गए? आगे फिर हमने यहाँ पे जो टी टी लिखा है ना, हम व्हाट इसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे। आप देखें इस वाली बॉडी के टेम्परेचर को T1 मैंने बोला था T1 लिखना है, जो बॉडी बी थी इसके टेम्परेचर को मैंने T2 बोला था, यहाँ पे T2 लिखना है। T की बजाय T1 एंड T2 ये लिखा। आगे अब तक तो हमें जो चेंज इन एंट्रोपी मिली है ना, वो दोनों बॉडीज की अलग अलग मिली है। इस बॉडी के अंदर जो चेंज आया वो ये थी एंट्रोपी, इस बॉडी के अंदर जो चेंज आया एंट्रोपी के अंदर वो बी बॉडी के अंदर, उसके लिए रिलेशन ये बन के आया। लेकिन अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं कि दोनों बॉडीज के अंदर मिलाकर टोटल जो चेंज आया एंट्रोपी का वो कितना था, नेट चेंज या तो टोटल चेंज एंट्रोपी का वो कितना था, तो टोटल के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? चीजों को ऐड कर लेते हैं ना। किसी भी चीज की नेट या टोटल वैल्यू निकालनी हो, आप क्या करते हो? ऐड कर लेते हो। तो ये वाली वैल्यू इसमें हमने ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, तो प्लस माइनस होके फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। देखो माइनस इसके साथ ही जब ऐड होगी ना, तो यहाँ पे फिर आपको माइनस मिल जाएगा। नेट जो आपको एंट्रोपी मिली है वो ये मिली है, लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखनी है, थोड़ी सी बात आपको मैं समझाता हूँ इस लास्ट वाली लाइन को समझने के लिए। देखें फिर से आप यहाँ पे पीछे से आए वापस, तो हम बोलते हैं कि ये वाली जो बात मैंने लिखी है ना, जब हमने बॉडी ए की एंट्रोपी की चेंज निकाली कि बॉडी ए के अंदर कितनी चेंज है एंट्रोपी में, तो देखें T1 को मैंने बोला हुआ इस बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर था T2 से, यही बात थी। अगर टेम्परेचर T1 ग्रेटर होगा तो एंट्रोपी में चेंज जो आएगा, देखिए रिवर्स रिलेशन है कि नहीं है? T1 ग्रेटर था ना T2 से, ये हॉट बॉडी थी। अगर T1 ग्रेटर है तो एंट्रोपी के अंदर जो चेंज आएगा वो डिक्रीज में आएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी हमारे पास फैक्टर डिनोमिनेटर में इंक्रीज में हो ना, ठीक है, बड़ा हो, तो हमेशा हमें आंसर छोटा होकर मिलता है, तो हमारे पास चेंज आएगी एंट्रोपी की वो डिक्रीज में हमें मिलेगी। कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में बड़ा हो, ठीक है, छोटा हो, इस वाले केस में आप देखें तो आपको आंसर बड़ा मिलता है। तो यहाँ पे जो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी आती है इस वाली सेकंड वाली बॉडी में, वो हमारे पास इंक्रीज में आ रही होती है। ये वाली दो बातें आपने देखी, ठीक है। और अब हम बोलेंगे कि जब भी आप इसका नेट चेंज निकालते हो एंट्रोपी का, आप ऐड करते हो, तो याद रखें हमेशा चेंज तो दोनों के अंदर आया ना, समझ गए हो?
इस बॉडी के अंदर भी चेंज आया एंट्रोपी का, इस बॉडी के अंदर भी चेंज आया एंट्रोपी में, लेकिन जो ए वाली बॉडी थी इसके अंदर कम चेंज आया। यहाँ पे जो चेंज आया ना एंट्रोपी के अंदर कम आया, लेकिन बी वाली बॉडी में इंक्रीज में आया, ज्यादा आया यहाँ पे चेंज। अच्छा, और इधर चेंज कम आया, यहाँ पे ज्यादा आया। और जब हमारे पास टोटल देखी जाती है ना चेंज, तो हमेशा हमें जो चेंज मिलता है ना नेट चेंज, टोटल चेंज, तो वो हमेशा हमें इंक्रीज होके मिलेगा, क्योंकि जो चेंज इंक्रीज में आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, जो डिक्रीज में आ रहा है ना वो हमारे पास कम आ रहा है। ठीक है, यहां से हीट निकल रही थी ना, तो हमारे पास एंट्रोपी कम हो रही थी, वहां इधर जो चेंज आया वो कम था, लेकिन जहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही थी वहां पे बहुत ज्यादा चेंज आया। तो अगर नेट हमें टोटल निकालनी पड़ जाए एंट्रोपी, तो हमेशा याद रखें कि आपने ये देखना होता है कि जो इंक्रीज में चेंज आ रहा है वो ज्यादा था या डिक्रीज में चेंज आ रहा था वो ज्यादा था। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीज इन एंट्रोपी का चेंज था वो ज्यादा था। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे इसका, तो आपको हमेशा इनको ऐड करने से जो नेट टोटल चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा वो हमेशा इंक्रीज होके ही मिलेगा। इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी एक तरह से इंक्रीज हो गई है। हम ये बात बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी एक तरह से इंक्रीज हो गई है। और ये बड़ी जरूरी चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखनी है कि हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज ही होती है। डे बाय डे जैसे जैसे ये दुनिया आगे हर रोज बढ़ती जा रही है, एक एक दिन गुजरता जा रहा है, जब से ये दुनिया बनी है, यूनिवर्स बनी है, आज तक हर रोज अगर एंट्रोपी की बात की जाए तो ये इंक्रीज ही होती जा रही है। अच्छा, ये हमेशा इंक्रीज होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। पूरी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है हमेशा इंक्रीज में हमें मिलती है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। फिर यहाँ पे आएंगे, अब इधर देखें, एक होता है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, अब इस चीज को हमने अब समझना है। देखें, ऐसा होता है कि अगर मैं ये बात बोलूं, एक आपके पास वुड थी ना, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, हम उसे आग लगा लेते हैं सपोज, वो खत्म होके कोयला बन जाएगी, राख बन जाएगी। अब मैं चाहता हूं दोबारा लकड़ बन जाए, हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस रिवर्स नहीं हो सकता ऐसा प्रोसेस। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस भी तो होते हैं कुछ जो वापस रिवर्स हो जाए। जैसे इस एग्जांपल को लें, ये वाला, अगर यहाँ से मैंने आइस को वाटर बनाया, मैं चाहूँ वाटर दोबारा आइस बन जाएगी, हो सकता है। मतलब ये वाला एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? रिवर्सिबल प्रोसेस की। लेकिन अगर एक वुड को हम फायर करें, उसको आग लगाएं, वो खत्म हो जाएगी लकड़, और हम बोले दोबारा से ये बन जाए, हो सकेगा? मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझते हो? अच्छा, अब इन दो प्रोसेसेस के लिए एक ऐसा प्रोसेस हो जो कि रिवर्सिबल है, एक ऐसा प्रोसेस हो जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो, उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स में भी आपको पता हो ये चीज कैसे हो। अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो उस वक्त अगर हम चेंज इन एंट्रोपी देखना चाहेंगे ना, वो हमें हमेशा सिस्टम की इंक्रीज होती मिलेगी, और उसकी वैल्यू हमें हमेशा 0 से ग्रेटर मिलेगी। 0 से ग्रेटर चेंज इन एंट्रोपी का मतलब ये है आपके पास नेट एंट्रोपी हमेशा आपको इंक्रीज होकर मिलेगी। वो जो हीट अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, वुड वाली, वुड जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो जितनी भी हीट उससे निकल के बाय सराउंडिंग में जाएगी ना, सराउंडिंग में चली गई है। अब वो सराउंडिंग में हीट का एंटर होना सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस को बढ़ा लेगी। हमारी जो बाय सराउंडिंग की ऑर्डरनेस थी ना, उसमें हीट एंटर हो चुकी है, तो हमारी सराउंडिंग की डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। हमारा भाई जो यूनिवर्स थी, सराउंडिंग थी, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है एक तरह से, और ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही होती है। तो हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारे पास एंट्रोपी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी उस वक्त जब हमारे पास सिस्टम किस प्रोसेस के अंदर होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जो कि रिवर्सिबल हो, अभी मैंने जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी है, तो उस वक्त चेंज इन एंट्रोपी की बात की जाए तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। ये 0 के बराबर होती है, और इट्स इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन 0 होती है। 0 के बराबर क्या? देखें, अभी मैंने आपको बोला एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज ही होती है, क्या ये 0 भी हो जाएगी? होगी, लेकिन उस वक्त जब हमारे पास प्रोसेस रिवर्सिबल होगा।
ये सिर्फ उस वक्त इंक्रीज होगी जब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, लेकिन हमारे पास एंट्रोपी जीरो भी होगी और उस वक्त होगी जब हमारे पास प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इसका क्या मतलब है, देखें यहां से आप हीट इंटर करोगे ना, इस वाले सिस्टम में हीट इंटर करेंगे, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है ना। इधर यहां से इस पोजीशन पे पहुंचने में एंट्रोपी इंक्रीज हुई, चेंज कैसा मिला आपको, इंक्रीज हो के मिला एंट्रोपी का। वापस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, आप इससे हीट ले वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो चेंज कैसा मिलेगा, डिक्रीज होगी एंट्रोपी का। चेंज आपको कैसा मिलेगा, एंट्रोपी का डिक्रीज होगी। इंक्रीज और डिक्रीज, जो इंक्रीज हुई एंट्रोपी वही डिक्रीज होगी, आपके पास तो चेंज नहीं आया रिवर्सिबल प्रोसेस में, एंट्रोपी का चेंज नहीं आया, पहले आया था इंक्रीज हुआ, आपने रिवर्स किया वही डिक्रीज हो गया, चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे हम बोल रहे होते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी हमें पता हो चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ऐसे करें, सारा काम नोट करें और उसके बाद हम फिर आगे मजीद पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया, कैसे हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो से ग्रेटर होगी, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो चेंज होती है एंट्रोपी की वो हमेशा जीरो के बराबर होती है। आगे हम एक और दो बातें कर लेते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड, ये आपके पास क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर एसएलओ में कहीं पे भी एक बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है एंट्रोपी के अंदर, एंट्रोपी में डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है, और फिर हीट डेथ क्या होती है। ये दो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं एंट्रोपी में, इनको थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए सर बच्चे, यहाँ हमारे पास अगर एक सिस्टम हो और एक बॉडी हो जो कि हॉट बॉडी हो, और हमने दूसरी बॉडी ले ली है कोल्ड बॉडी, और हमें पता है कि जब भी एक हॉट बॉडी हो दूसरी कोल्ड बॉडी हो तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही होती है ना। अब देखें, सुनना यहाँ पे, जैसे जैसे हॉट बॉडी से हीट निकल के कोल्ड बॉडी में जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। सपोज हमारे पास हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे 15 केल्विन टेम्परेचर है इसका, और यहाँ पे हमने बोल दिया 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो होता ये है अब हॉट बॉडी से ये निकल के हीट आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, एक वक्त आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, हमारे पास ये स्प्रेड आउट हो जाएगी पूरे सिस्टम में हीट, हम जो सिस्टम होगा एंट्रोपी में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले एंट्रोपी में जाने से पहले पहले तक क्या हो रहा होता है, हीट के साथ हीट ट्रांसफर हो रही होती है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी से ये कोल्ड बॉडी में जा रही है, तो देखते जाएं ये जाती रहेगी, क्या होता जाएगा, इधर से हमारे पास हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, और सपोज हम बोल देते हैं ये हमारे पास 7.5 केल्विन तक पहुंची, और उस वक्त ये हमारे पास कोल्ड बॉडी जो होगी उसका टेम्परेचर भी सपोज 7.5 केल्विन हो गया, बॉडी से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास 15 केल्विन से टेम्परेचर कम होगा, तो उस दौरान क्या होगा, हॉट बॉडी से हीट निकलती जाएगी और कोल्ड बॉडी में जाती जाएगी। ये जो इस हॉट बॉडी से हीट का निकलना, एनर्जी का निकलना, कोल्ड बॉडी की तरफ जाना, ये कोई वर्क कर रही है ना एनर्जी, इस एनर्जी से वर्क हो रहा है कुछ ना कुछ, मतलब ये वर्क टन में यूज हो रही है। जैसे हम किसी हीटर के आगे बैठ जाए, वहां से हीट निकल रही होती है, हम खुद उस वक्त ठंडे होते हैं ना, कोल्ड होते हैं, वो हीट जो हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ आ रही होती है, उस हीट से कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है ना, हम एनर्जी ले रहे हैं उससे, तो मतलब वो हीट यूजफुल है। ऐसी हीट जो कि यूजफुल हो फॉर वर्क, वो एंट्रोपी नहीं कहलाती। वो हीट जो वर्क के लिए यूजफुल ना हो, वो हीट जो अनअवेलेबल हो फॉर डूइंग वर्क, वो हीट हमारे पास एंट्रोपी कहलाएगी। अभी तक ये हीट वर्क डन के लिए अवेलेबल है, जैसे जैसे हीट कम होती जाएगी ना, हॉट बॉडी से कम होती जा रही है, कोल्ड बॉडी में एंटर होती जा रही है, वैसे 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 जैसे जैसे हीट हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी में जाती जाएगी, उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी होगी फॉर डूइंग वर्क, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। शुरू में क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर तो 0 था ना, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर था हॉट बॉडी का, तो उस वक्त जब यहाँ से हीट निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, तो ये एनर्जी मैक्सिमम वर्क कर सकती है उस वक्त,
क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों बॉडीज के दरमियान कम होता जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि अब जो यहाँ पे दो बॉडीज के दरमियान एनर्जी आती जा रही है हमारे पास, वो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जो यूजफुल वर्क के लिए आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, वो अनअवेलेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब उस एनर्जी से वर्क डन नहीं हो सकता, वैसा वर्क डन नहीं हो सकता जैसे शुरू में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता था। आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता जाएगा ना, तो अब जो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर हमें मिलती जाएगी डिफरेंस में, वो एनर्जी यूजफुल वर्क डन के लिए इतनी अवेलेबल नहीं होगी, कम होती जाएगी। इसी एनर्जी का कम अवेलेबल होना ये कहलाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जब दो बॉडीज हो ना, एक कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी हो, एक कोल्ड बॉडी हो, और हॉट बॉडी से निकल के एनर्जी कोल्ड बॉडी में जा रही होती है ना, स्टार्ट में तो वो बड़ी फास्टली ट्रैवल करके जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम दो बॉडीज का टेम्परेचर का डिफरेंस आपस में करीब आना शुरू होते हैं, तो अब जो एनर्जी ट्रैवल होकर जा रही होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, वो मौजूद तो होती है वो एनर्जी, लेकिन एज सफिशिएंट फॉर वर्क नहीं होती वो, जैसे स्टार्ट में होती है। तो हम बोलते हैं कि क्योंकि अब ये क्यों नहीं उतना वर्क डन करके दे रही, एनर्जी डिग्रेडेशन में चली गई है। ऐसी एनर्जी को हम बोल रहे होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होगी। इस पॉइंट को याद रखें। फिर आखिरी हीट डेथ क्या होती है। अब देखें, सपोज अब ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं, ये भी 7.5 केल्विन को पहुंच गई, ये भी 7.5 केल्विन को पहुंच गई। अब ट्रांसफर ऑफ हीट हो सकती है? नहीं होगी ना। अब हमारे पास स्प्रेड आउट हो चुकी है, अब हमारे पास पूरी एनर्जी पूरे सिस्टम में स्प्रेड आउट हो चुकी है, मतलब पूरा सिस्टम एंट्रोपी में चला गया। तो यहाँ पे अब एनर्जी तो है, एनर्जी है कि नहीं है? इस बॉडी के पास भी हीट है, इस बॉडी के पास भी हीट है, लेकिन एनर्जी की ट्रांसफर रुक गई है ना। अब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन सिस्टम के पास एनर्जी है कि नहीं है? लेकिन इस एनर्जी का हम क्या करें? अब तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये एनर्जी कोई यूजफुल वर्क करके हमें नहीं दे सकती। अब एनर्जी तो है लेकिन अनअवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी तो होगी लेकिन अनअवेलेबल होगी फॉर डूइंग वर्क। हम बोलेंगे ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है या हीट। अब इस सिस्टम के पास ऐसी हीट है जिससे कोई वर्क डन तो नहीं हो सकता ना, मतलब ये हीट डेथ हो गई, खत्म। तब हमारे पास सिस्टम में हीट तो होती है लेकिन मरी हुई है, हीट डेथ बोल रहे होते हैं हम उसको ऐसे। जी, अल्लाह हाफ़िज़।